इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत भी कर दी है। इजराइल का कहना यह है कि ग्राउंड ऑफेंसिव को वो तेजी से आगे बढ़ाएगा। कहा यह जा रहा है कि तीसरा चरण चल रहा है ग्राउंड ऑफेंसिव का। इजराइल ने इस ऑफेंसिव के जरिए वो क्या हासिल करना चाहता है ये सीधे तौर पर नहीं बताया है, यानी अपने उद्देश्यों को साफ नहीं किया है। लेकिन एक उद्देश्य साफ है इजराइल का, जो इजराइल लगातार कह रहा है, और वो ये है कि वो हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देगा। हमास का क्या पूरी तरह से इजराइल खात्मा कर सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध इससे और ज़्यादा बड़ा रूप इख्तियार करेगा, यानी क्या ये युद्ध इजराइल और हमास के दायरे से निकलकर इससे बाहर भी फैलेगा, और क्या ईरान इसमें सीधे तौर पर दाखिल होगा, क्या अमेरिका इसमें सीधे तौर पर दाखिल होगा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ईरान इस युद्ध में क्या सीधे तौर पर दाखिल हो सकता है। ईरान के बारे में कहा यह जा रहा है, और लगातार हालांकि इसको लेकर ईरान इस बात से इनकार करता रहा है कि ईरान ने सीधे तौर पर 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया उसमें किसी तरह की मदद पहुंचाई है। ईरान ने यह भी कह दिया है, जिसको लेकर ईरान के जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दूसरे देश के लिए या किसी भी दूसरे देश के किसी मुद्दे के लिए जंग शुरू नहीं करेगा। यानी ईरान सिर्फ ऐसे ही मुद्दे पर जंग शुरू करेगा जिसमें सीधे तौर पर ईरान के हित को नुकसान पहुंच रहा हो, ईरान की जनता को नुकसान पहुंच रहा हो। तो ईरान की तरफ से साफ करने की जरूर कोशिश की गई है कि वो सीधे तौर पर युद्ध में दाखिल नहीं होना चाहते हैं। हालांकि ईरान के भीतर से, ईरान के रक्षा मंत्री हों या तमाम और अधिकारी हों, खामेनेई हों, सबकी तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए वो सीधे तौर पर ये कहते थे कि अगर ये युद्ध इससे आगे बढ़ेगा या इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, गाज़ा में हमास पर हमले और तेज़ होंगे या हमास का खात्मा करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर वो एक रेड लाइन होगी और उसके बाद फिर इस दायरे में और तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या ईरान वाकई युद्ध चाहता है या युद्ध में दाखिल होना चाहता है या दाखिल हो सकता है? जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनका मानना यह है कि ईरान सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह यह कि ईरान अपने देश में भीतर भी इंटरनल टर्मोइल से गुजर रहा है, यानी देश के भीतर ऐसे एक बड़ा तबका है जो ईरान की मौजूदा सरकार है उससे खुश नहीं है, या उनके देश में भीतर इस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के मुद्दे कुछ दिनों पहले भी सामने आए, जिसमें लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट होता हुआ देखा गया सरकार की नीतियों के खिलाफ, खासतौर पर मॉरल पुलिसिंग को लेकर या महिलाओं के हिजाब के मुद्दे को लेकर। इसके अलावा ये भी ईरान में एक सोच है कि अगर वो युद्ध में सीधे तौर पर दाखिल होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। ईरान के पास ताकत ज़रूर है इजराइल से सीधा युद्ध करने की या इजराइल से सीधा टक्कर लेने की, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। अगर ईरान इस युद्ध में दाखिल होता है तो अमेरिका भी इजराइल का साथ देगा, और अगर इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान का सामना करेंगे तो फिर ईरान इस युद्ध में शायद बहुत लंबे समय तक ना टिक पाए, या ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल दौर हो। इस वजह से ईरान सीधे तौर पर युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन ईरान को अभी जो हालात बने हैं उससे सिर्फ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर युद्ध नहीं होता है तब ईरान को फायदा है। अभी तक जो शुरुआत जिस तरह से इस युद्ध की हुई उसमें जो पहला फ़ायदा ईरान को मिला है वो ये कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो हालात बेहतर हो रहे थे, जो डील होने की बात हो रही थी, वो बैक बर्नर पर चली गई है, यानी वो अब डील नहीं होगी, और इस वजह से ईरान को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर इजराइल और सऊदी अरब पास आते और इसके अलावा कई और जो देश हैं वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, बढ़ चुके हैं कई देश, ऐसे में ईरान अलग थलग पड़ जाता और ईरान के लिए ये मिडिल ईस्ट में रहते हुए एक मुश्किल दौर होता। तो ईरान के लिए शुरुआती तौर पर तो फ़ायदा इस मुद्दे पर भी सामने आया कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच होने वाली डील अब फिलहाल कुछ लंबे समय तक शायद नहीं होगी। इसके अलावा ईरान के लिए एक और बड़ा मुद्दा यह है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं, प्रॉक्सीज़ ये शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे जब भी आप इस खबर को सुनते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है या ईरान हमास का समर्थन करता है। प्रॉक्सीज़ यानी एक तरह के प्रतिनिधि। ईरान ने ऐसे बहुत से संगठन हैं, ऐसे बहुत से गुट हैं जिन्हें समर्थन दिया है, सालों से समर्थन देता रहा है, और इस वजह से हिजबुल्लाह जो लेबनान में सक्रिय है, जो इस वक्त दक्षिण में इजराइल के दक्षिण में हमले कर रहा है और लगातार ये धमकी भी दे रहा है कि वो इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो सकता है, तो हिजबुल्लाह को हथियार देना, आर्थिक मदद देना, ट्रेनिंग देना, उनकी ताकत को बढ़ाना, ये लगातार ईरान करता रहा है। ईरान की तरफ से जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसका जो विदेश विभाग है, उसका जो विदेश विंग है जिसे कासिम सुलेमानी हेड करते थे, उन्होंने सालों तक मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में ये इस तरह के प्रॉक्सीज़ यानी ईरान के
प्रतिनिधि संगठन इकट्ठा किए हैं और उन्हें ताकत दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, इसी तरह से सीरिया में भी लगातार ईरान की तरफ से जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको समर्थन दिया जाता रहा है और वहाँ पर भी उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह यमन में हूती हैं, वो भी ईरान द्वारा समर्थित संगठन है और यमन से भी हम लगातार देख रहे हैं कि इजराइल को धमकियां मिल रही हैं और वहाँ से भी हमला करने की बात लगातार की जा रही है। उन्होंने कई बार इस तरह के वहाँ से हमले किए भी हैं जिन्हें नाकाम किया गया है। तो ये तमाम, और इसके अलावा इराक में मौजूद हैं अशद अश-शाबी, जो एक संगठन है, एक अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसे कासिम सुलेमानी सीधे तौर पर देख रहे थे और इन तमाम संगठनों को, हमास को भी लगातार समर्थन दिया जाता रहा है ईरान द्वारा। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तमाम संगठन सीधे तौर पर ईरान के लिए जवाबदेह हैं या ईरान के कहने पर ही कोई कदम उठाएंगे? हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया उसमें ईरान साफ तौर पर ये कह रहा है कि उन्होंने 7 अक्टूबर को जो हमला किया उसके लिए सीधे तौर पर हमास की मदद नहीं की है। लेकिन हमास के जो प्रतिनिधि हैं, हमास को जो चलाते हैं, वो ये कहते रहे हैं कि ईरान की तरफ से ही उन्हें समर्थन मिला है और ईरान की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग मिली है। हालांकि 7 अक्टूबर के लिए अमेरिका ने भी क्लीन चिट दी है ईरान को कि अभी तक इस तरह का कोई सबूत सामने नहीं आया है, यानी अमेरिका भी ईरान को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा है। ईरान को इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा इस युद्ध की वजह से ये हुआ है कि ईरान ने अपना तेल का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया है। इस युद्ध की वजह से लगभग $5 प्रति बैरल तेल की दाम बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ईरान ने 2018 में तब के बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा अपना जो तेल का प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया है, तो ईरान को आर्थिक तौर पर भी इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं इनके बारे में कहा यह जाता है कि वो ईरान से समर्थित ज़रूर हैं, लेकिन अपने हर फैसले के लिए वो ईरान की बात सुनेंगे या ईरान की राह पर ही चलेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा होता है, यानी ये जो कंट्रोल्ड टेंशन जो ईरान ने इस पूरे इलाके में पैदा की है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो फिर ईरान के लिए ही नहीं बाकी किसी भी देश के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लेबनान भी नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पर इस जंग में कूदें, सीरिया में भी बशर अल असद नहीं चाहते हैं कि सीधे तौर पर वहाँ जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो इस युद्ध में आगे बढ़ें, क्योंकि वो नहीं चाहते उनका एक और फ्रंट खुल जाए। तो ये तमाम देश जहाँ पर ये प्रॉक्सीज मौजूद भी हैं वो भी नहीं चाहते कि इस तरह के हालात बने। लेकिन फ़िलहाल जो हालात बने हुए हैं उसमें कभी भी ये जो संगठन जो ईरान से मदद लेते रहे हैं और ईरान जिनके दम पर इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव रखता रहा है, वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि ईरान के प्रभाव से बाहर निकलकर खुद अपने फैसले लें, जैसे हमास ने एक फ़ैसला लिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सीधे ईरान से संबंधित नहीं था। अगर ऐसा होता है तो फिर हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं।